नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका आज के मुख्य समाचार में, जिसमें सबसे पहली और बड़ी खबर में आपको बताएंगे कि वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार का झूठ सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा बेनकाब। कांग्रेस ने बीजेपी को घेरा। खबर में आगे जिक्र होगा कि मोदी सरकार को राहुल गांधी ने दी चेतावनी, बोले हम किसी और मिट्टी के बने हैं, सत्ता में आएंगे तो ईडी की करेंगे जांच। आगे जिक्र होगा कि हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। महाराष्ट्र में त्रिभाषा फार्मूले पर मचा बवाल, तो राज ठाकरे ने दे दी चेतावनी। आगे जिक्र होगा कि अमित शाह ने दंगे कराने का साजिश रचा। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने लगाया ये आरोप। और आगे जिक्र होगा कि महिला की बात कांग्रेस के साथ 20 और 31 अप्रैल तक चलेगा अभियान, घोषणा नहीं न्याय पत्र तैयार। दोस्तों, हर एक खबर की गहराई में आपको ले जाएंगे, लेकिन उससे पहले आपसे निवेदन की वीडियो कीजिए लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबाकर कमेंट में लिखिए जय हिंद। रुक करते हैं सबसे पहली और बड़ी खबर की तरफ। वक्फ संशोधन कानून पर केंद्र सरकार का झूठ सुप्रीम कोर्ट में हो जाएगा बेनकाब। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि कांग्रेस पार्टी ने जम्मू कश्मीर के लिए पूर्ण राज्य का दर्जा और हिमाचल प्रदेश की तरह विशेष दर्जा की मांग की है। जम्मू कश्मीर मामले के प्रभारी व कांग्रेस के महासचिव सैयद नासिर हुसैन ने शुक्रवार को ये बात कही। बता दें, कुछ हफ्ते पहले अपनी नियुक्ति के बाद वो पहली बार जम्मू की यात्रा पर पहुंचे थे। कांग्रेस नेता ने पूछा कि चुनाव हुए और लोगों ने एक मजबूत गठबंधन सरकार के लिए अपना जनादेश दिया और भाजपा को जम्मू कश्मीर की सेवा करने का जनादेश नहीं दिया गया। सरकार चुनाव से पहले किए गए वादों के अनुसार जम्मू कश्मीर को राज्य का दर्जा देने में देरी क्यों कर रही है। इसी के साथ उन्होंने कहा कि नेशनल हेराल्ड मामले में सोनिया गांधी और राहुल गांधी के खिलाफ ईडी द्वारा दर्ज मामले निराधार हैं। इसमें धन शोधन नहीं किया गया, ना ही पैसे का लेन देन हुआ है और ना ही वेतन लिया गया है। और इसी के साथ उन्होंने कहा कि वक्फ बिल, बेरोजगारी जैसे ज्वलंत मुद्दों से लोगों का ध्यान भटकाने के लिए प्रतिशोध की राजनीति है। विपक्ष संसद में सरकार पर दबाव बना रहा है और वो राहुल गांधी और सोनिया गांधी के खिलाफ पुराने मामलों को खोलकर ध्यान भटकाना चाहते हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मोदी सरकार को राहुल गांधी ने दी चेतावनी, बोले हम किसी और मिट्टी के बने हैं, सत्ता में आए तो ईडी की होगी जांच। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने एक बार फिर मोदी को लपेटे में लिया है। गुजरात में एक सभा को संबोधित करते हुए कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने ईडी के दुरुपयोग करने का गंभीर आरोप लगाया। ध्यान देने वाली बात यह भी रही कि राहुल गांधी ने कहा कि अगर एक दिन कांग्रेस सत्ता में आए तो ईडी जैसी एजेंसियों के खिलाफ कड़ी कार्रवाई की जाएगी। अक्सर प्रधानमंत्री मोदी खुद को किसी और मिट्टी का बना पाए जाते हैं। ऐसे में अब नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने भी उसी अंदाज में जवाब देते हुए कहा कि हम भी किसी और ही मिट्टी के बने हैं, हमें डरा कर नहीं रोका जा सकता। राहुल गांधी ने यह भी कहा कि सोनिया गांधी को जेल भेजने की कोशिश कर सरकार उन्हें दबाना चाहती है, लेकिन कांग्रेस डरने वाली नहीं है। नेशनल हेराल्ड केस और रॉबर्ट वाड्रा से जुड़े मामले को लेकर कांग्रेस नेता राहुल गांधी एक बार फिर मोदी सरकार पर उन्होंने तीखा हमला बोलते हुए वो नजर आए और कहा कि ये सभी पुराने मामले बार बार उछाले जा रहे हैं ताकि कांग्रेस को बदनाम किया जा सके और विपक्ष की आवाज़ को दबाया जा सके। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। हिंदू हैं लेकिन हिंदी नहीं। महाराष्ट्र में त्रिभाषा फार्मूले पर मचा बवाल, राज ठाकरे ने दी चेतावनी। जी हाँ दोस्तों, महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने हाल ही में अन्य राज्यों में केंद्र सरकार की त्रिभाषा को चल रहे विरोध के बीच बड़ा फैसला सुनाया। सीएम देवेंद्र फडणवीस ने महाराष्ट्र में कक्षा 1 से 5 तक तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को अनिवार्य कर दिया है। त्रिभाषा फार्मूला शैक्षणिक सत्र 2025-26 बैच के नए पाठ्यक्रम से लागू कर दिया गया है, जिसके तहत मराठी, अंग्रेजी के अलावा अब हिंदी भी पढ़ाई जाएगी। और इस नियम को महाराष्ट्र शिक्षा विभाग ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के तहत किया है। तीसरी भाषा के रूप में हिंदी को लागू किए जाने का महाराष्ट्र में विरोध शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र की नवनिर्माण सेना प्रमुख राज ठाकरे ने इसकी आलोचना करते हुए इसका विरोध किया है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अमित शाह ने दंगे कराने की साजिश रची। मुर्शिदाबाद हिंसा को लेकर टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी का बड़ा आरोप। जी हाँ दोस्तों, केंद्र सरकार द्वारा लागू किए गए वक्फ संशोधन विधेयक के विरोध में पिछले दिनों पश्चिम बंगाल के मुर्शिदाबाद में जमकर हिंसा हुई, जिसके बाद से भाजपा समेत अन्य दल पश्चिम बंगाल की ममता सरकार पर हमलावर हैं और राज्य में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं। हालांकि यह मामला अब हाई कोर्ट पहुंच चुका है और मुर्शिदाबाद में हुई हिंसा के मामले में कोर्ट सुनवाई कर रही है। और इस सब के बीच पश्चिम बंगाल की सत्तारूढ़ तृणमूल पार्टी के सांसद कल्याण बनर्जी ने शुक्रवार को बड़ा बयान दिया है। टीएमसी सांसद कल्याण बनर्जी ने कहा कि भाजपा 2019 से पश्चिम बंगाल में राष्ट्रपति शासन की मांग कर रही है और ये कोई नई मांग नहीं है कि हम इस मांग को कोई महत्व नहीं देते। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल हिंसा का मामला फिलहाल हाई कोर्ट में चल रहा है। हाई कोर्ट पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा उठाए गए कदमों से संतुष्ट है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। महिला की बात कांग्रेस के साथ 20 से 31 अप्रैल तक चलेगा अभियान, घोषणा नहीं न्याय पत्र तैयार। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि यहाँ पर बिहार विधानसभा चुनाव के पहले कांग्रेस ने महिलाओं को अपनी पार्टी से जोड़ने की मुहिम शुरू कर दी है। शुक्रवार को कांग्रेस कार्यालय में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा,
बिहार कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष राजेश कुमार, विधायक दल के नेता शकील अहमद खान, मदन मोहन झा, विधायक प्रतिमा दास आदि ने चर्चा महिला की बात कांग्रेस के साथ का पोस्टर जारी किया। इसी के साथ इस दौरान आयोजित प्रेस कॉन्फ्रेंस में महिला कांग्रेस की राष्ट्रीय अध्यक्ष अलका लांबा ने कहा कि महिला की बात कांग्रेस के साथ नामक ये अभियान 20 अप्रैल से 31 अप्रैल तक चलेगा। उन्होंने कहा कि बिहार को लेकर हम लोग घोषणा नहीं न्याय पत्र यात्रा कर रहे हैं और इसी क्रम में महिला की बात कांग्रेस के साथ कार्यक्रम की शुरुआत होने जा रही है। 20 अप्रैल को इसकी शुरुआत होगी और हर पंचायत और प्रखंड में ये बैठक होगी और इसके तहत हम लोग तमाम आधी आबादी में मिलेंगे और चर्चा करेंगे। इसके तहत हर पंचायत और प्रखंड में महिला संवाद शिविर आयोजित किए जाएंगे, जहां आंगनवाड़ी सेविकाएं, सहायिकाएं, जीविका दीदियां, रसोइया महिलाएं और समाज की अन्य महिलाएं भाग लेंगी। लांबा ने कहा कि हम सिर्फ घोषणा नहीं कर रहे हैं बल्कि एक न्याय पत्र तैयार कर रहे हैं जिसमें महिलाओं की समस्याएं और उनके समाधान दर्ज होंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। चुनाव आयोग को 3 हफ्ता में देना होगा जवाब, 21 जुलाई को होगी सुनवाई। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने 1961 के चुनाव नियमों में हुए हालिया संशोधन को चुनौती देने वाली कांग्रेस महासचिव जयराम रमेश और अन्य की याचिकाओं पर जवाब देने के लिए गुरुवार को चुनाव आयोग को 3 सप्ताह का समय और दिया है। प्रधान न्यायाधीश संजीव खन्ना और जस्टिस संजय कुमार की पीठ ने जयराम रमेश की याचिका पर 15 जनवरी को केंद्र सरकार और चुनाव आयोग को नोटिस जारी कर जवाब मांगा था। श्यामलाल पाल और कार्यकर्ता अंजलि भारद्वाज की भी 2 ऐसी ही याचिकाएं लंबित हैं। निर्वाचन आयोग की ओर से पेश वरिष्ठ वकील मनिंदर सिंह ने जवाब दाखिल करने के लिए 3 और सप्ताह का समय मांगा है। दोस्तों रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज की तरफ। हम संविधान तो कुछ लोग मन विधान से चलना चाहते हैं, अखिलेश यादव का बयान। दोस्तों आपको बता दें कि अखिलेश यादव ने कहा कि नेताजी हमारे बीच में नहीं है, लेकिन उन्होंने विरासत में जो हम लोगों को समाजवाद दिया है और समाजवादी आंदोलन दिया है, हम सभी समाजवादियों की जिम्मेदारी है कि हम लोगों की अगले कई वर्षों तक उस आंदोलन को ले जाने की जिम्मेदारी है। उन्होंने कहा कि उत्तर प्रदेश को एक्सप्रेसवे हमने दिए। समाजवादी पार्टी की सरकार ने 21 महीने में 323 किलोमीटर का 6 लेन एक्सप्रेसवे बनाकर दिखाया और देश का वो पहला एक्सप्रेसवे जिस पर आपातकालीन स्थिति में बड़े से बड़ा एयरक्राफ्ट उतार सकते हैं। जिस दिन उद्घाटन हुआ था सुखोई मिराज उतरा और हरक्यूलिस जैसा विमान भी पूर्वांचल एक्सप्रेसवे पर उतरा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। क्या न्यायपालिका सुपर संसद की तरह काम कर रही है? धनखड़ के सवालों के हैं कई मायने। जी हाँ दोस्तों, जुडिशियल ओवररीच, जुडिशियल एक्टिविज्म पर गहरी क्षुब्धता जताते हुए भारत के उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भारत को विवादों का वो पेंडोरा बॉक्स खोल दिया है जिस पर भारतीय गणराज्य की लोकतांत्रिक बुनियाद टिकी हुई है। भारत का संविधान कार्यपालिका, विधायिका और न्यायपालिका के बीच शक्तियों का बंटवारा करता है और 3 अंगों के बीच नियंत्रण और संतुलन की व्यवस्था बनी है। इसी के साथ आपको बता दें कि धनखड़ ने गुरुवार को विधायिका और न्यायपालिका की शक्तियों और दायित्वों पर ऐसा रोषपूर्ण भाषण दिया कि सत्ता के गलियारे से लेकर न्यायपालिका की चैम्बर तक में एक डिबेट शुरू हो गई है। धनखड़ के भाषण का मुख्य तर्क यह है कि न्यायपालिका को अपनी संवैधानिक सीमाओं का पालन करना चाहिए और लोकतांत्रिक संस्थाओं की स्वायत्तता का सम्मान करना चाहिए। हालांकि सुप्रीम कोर्ट का दृष्टिकोण यह है कि वो संवैधानिकता और न्याय सुनिश्चित करने के लिए हस्तक्षेप कर सकता है। ये विवाद न केवल कानूनी बल्कि राजनीतिक और सामाजिक दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण है, क्योंकि ये भारत के लोकतंत्र की मजबूती और संतुलन पर सवाल उठाता है। सुप्रीम कोर्ट ने 8 अप्रैल 2025 को तमिलनाडु सरकार बनाम राज्यपाल मामले में एक ऐतिहासिक फैसला दिया था और इस फैसले में कोर्ट ने कहा कि अगर राज्यपाल किसी विधेयक को राष्ट्रपति के विचार के लिए भेजते हैं तो राष्ट्रपति को 3 महीने के भीतर उस पर फैसला लेना होगा और अगर विधेयक की संवैधानिकता पर सवाल हो तो राष्ट्रपति को संविधान के अनुच्छेद 143 के तहत सुप्रीम कोर्ट से सलाह लेनी चाहिए। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि अनुच्छेद 201 के अनुसार जब कोई विधेयक राज्यपाल द्वारा राष्ट्रपति के पास भेजा जाता है तो राष्ट्रपति को या तो उस पर सहमति देनी होती है या असहमति जतानी होती है। हालांकि संविधान ने इस प्रक्रिया के लिए कोई समय सीमा तय नहीं की है। सुप्रीम कोर्ट की जस्टिस जे.बी. पारदीवाला और जस्टिस आर. महादेवन की बेंच ने कहा था कि कानून की ये स्थिति स्थापित है कि यदि किसी प्रावधान में कोई समय सीमा निर्दिष्ट नहीं है तब भी वो सख्ती एक उचित समय के भीतर प्रयोग की जानी चाहिए। बेंच ने निर्देश दिया था कि हम ये निर्धारित करते हैं कि राज्यपाल द्वारा विचारार्थ भेजे गए विधेयकों पर राष्ट्रपति को उस संदर्भ की प्राप्ति की तिथि से 3 महीने के भीतर निर्णय लेना जरूरी है। तो दोस्तों आपको क्या कुछ लगता है कमेंट में ज़रूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और हमें कमेंट में ये बताइए क्या जो सुप्रीम कोर्ट का ये फैसला है
ये आप इस पर सहमत हैं? कमेंट में अपनी राय जरूर बताइएगा। सुप्रीम कोर्ट की ये टिप्पणी भारत के सत्ता के संवैधानिक प्रमुख राष्ट्रपति के अधिकारों में दखल माना गया है और केंद्र सरकार ने सुप्रीम कोर्ट के इस बयान को चुनौती देने का फैसला कर लिया है। जय हिंद, जय भारत। सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ कानून पर केंद्र को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय दिया है और तब तक डी नोटिफिकेशन और नई नियुक्तियों पर रोक लगा दी है। जी हाँ दोस्तों, वक्फ संशोधन कानून को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर दूसरे दिन सुनवाई करते हुए सुप्रीम कोर्ट ने अंतरिम आदेश दिया है। अंतरिम आदेश के मुताबिक सरकार को जवाब दाखिल करने के लिए 7 दिन का समय मिला है। सरकार के जवाब दाखिल करने तक वक्फ संपत्ति यथास्थिति बनी रहेगी और इस दौरान डी नोटिफिकेशन और नई नियुक्तियों पर भी रोक रहेगी। कोर्ट के अंतरिम आदेश में कई और बातें सामने आई हैं और इसके मुताबिक कोई भी कलेक्टर वक्फ की संपत्ति पर फिलहाल कोई फैसला नहीं ले सकता है। वक्फ बाय यूज़र के प्रावधान अभी नहीं बदलेंगे और मामले में अगली सुनवाई 5 मई को होगी। सुनवाई के दौरान सुप्रीम कोर्ट ने सॉलिसिटर जनरल के इस बयान को रिकॉर्ड में लिया कि केंद्र 7 दिनों के भीतर जवाब देगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने कोर्ट को आश्वासन दिया कि काउंसिल और बोर्ड को कोई नियुक्ति नहीं की जाएगी। अंतरिम आदेश देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि सॉलिसिटर जनरल ने आश्वासन दिया कि अगली सुनवाई की तारीख तक वक्फ, जिसमें पहले से पंजीकृत या अधिसूचना के माध्यम से घोषित वक्फ शामिल है, को ना तो डिनोटिफाई किया जाएगा और ना ही कलेक्टर को बदला जाएगा। सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि केंद्र को 7 दिनों के भीतर जवाब दाखिल करना चाहिए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने बांटी मिठाइयाँ। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि सुप्रीम कोर्ट ने वक्फ संपत्ति संशोधन विधेयक पर अस्थायी रोक लगा दी है और इस फैसले के बाद कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने जश्न मनाया है। उन्होंने एक दूसरे को मिठाई खिलाकर बधाई भी दी है और कांग्रेस नेता इरशाद उल्ला ने इस फैसले को अल्पसंख्यक अधिकारों की रक्षा का महत्वपूर्ण कदम बताया है। उनका कहना था कि प्रस्तावित बिल से अल्पसंख्यक समुदाय की संपत्तियों पर खतरा था। सुप्रीम कोर्ट ने समय रहते इस पर रोक लगाई और कांग्रेस नेता अब्दुल कलाम आजाद ने फैसले को ऐतिहासिक बताया। उन्होंने कहा कि इससे अल्पसंख्यक समाज को बड़ी राहत मिली है और इसके अनुसार ये फैसला लोकतंत्र की मजबूती का संकेत है। कार्यक्रम में मोहम्मद शरीक, सद्दाम अंसारी, अफरोज विकास चौरसिया समेत कई सारे कांग्रेस कार्यकर्ता शामिल हुए। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार में विपक्ष की बड़ी बैठक। तेजस्वी यादव बोले, विधानसभा चुनाव के लिए महागठबंधन पूरी तरीके से है मजबूत। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि बिहार चुनाव को लेकर पटना में महागठबंधन की आज बड़ी बैठक हुई है। ये बैठक 2.5 घंटे तक चली और बिहार गठबंधन के बाद आरजेडी नेता तेजस्वी यादव ने कहा कि बिहार के हालात पर महागठबंधन की पहली बैठक हुई और हमने गरीबी, बेरोजगारी और पलायन से जुड़े मामलों पर चर्चा की। उन्होंने आगे कहा कि पिछले 20 सालों से सत्ता में रही सरकार के खिलाफ बिहार के लोगों में काफ़ी गुस्सा है। अपराध, बेरोजगारी और मजदूरों के पलायन में बिहार नंबर 1 है और राज्य में कानून व्यवस्था नाम की कोई चीज़ नहीं है। राजद नेता ने कहा कि पीएम मोदी और गृह मंत्री बिहार आते रहते हैं और उन्हें जवाब देना चाहिए कि बिहार में क्या हो रहा है। बिहार में असली डबल इंजन है और अपराध और भ्रष्टाचार। उन्होंने कहा कि लोग इस खटारा सरकार से परेशान हैं। अगर आप केंद्र सरकार की नीति आयोग की रिपोर्ट देखें तो बिहार पिछले 20 सालों से सबसे गरीब राज्य रहा है। श्रम मंत्रालय ने इस राज्य से प्रवासियों की पंजीकृत संख्या 2 करोड़ बताई है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। पीएम मोदी से लेकर मीडिया तक को नियंत्रित कर लड़ेंगे बिहार चुनाव, कांग्रेस ने बताई पूरी तैयारी। दोस्तों, आपको बता दें कि 3 घंटे तक चली बैठक में कई मुद्दों पर बातचीत हुई और सीट बंटवारे की बात पर तो किसी नेता ने कुछ नहीं कहा, लेकिन तेजस्वी यादव बिहार में इंडिया गठबंधन का नेतृत्व करेंगे, ये बात अब स्पष्ट हो गई है। बिहार कांग्रेस के प्रभारी कृष्णा अल्लावरू ने स्पष्ट कर दिया है कि बिहार में चुनाव को सीट बंटवारे, कैंपेन से लेकर घोषणा पत्र तय करने के लिए इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और ये कमेटी ही चुनाव से जुड़ा सारा काम देखेगी। इसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे और इसमें सभी दलों के नेता सदस्य के रूप में रहेंगे। एनडीए गठबंधन में कन्फ्यूजन है, लेकिन इंडिया गठबंधन में ऐसा नहीं है। यहाँ एकता और स्पष्टता है। तेजस्वी यादव मुख्यमंत्री चेहरा होंगे या नहीं, इस सवाल को उन्होंने टाल दिया है। कांग्रेस प्रभारी ने कहा कि इंडिया गठबंधन में कोऑर्डिनेशन कैसा होगा, घोषणा पत्र क्या होगा, कौन से दल कितनी सीटें चुनाव लड़ेंगे, चुनाव प्रचार कैसे होगा, सोशल मीडिया पर कैसे प्रचार होगा, जनता के बीच कैसे प्रचार प्रसार होगा, प्रदेश से लेकर प्रखंड स्तर तक समन्वय कैसा होगा, इन्हीं सब चीज़ों के लिए इंडिया गठबंधन की कोऑर्डिनेशन कमेटी बनाई गई है और इसका नेतृत्व तेजस्वी यादव करेंगे। हम लोग हर हाल में सरकार बनाएंगे। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। अखिलेश यादव की सुरक्षा बढ़ाए जाने की मांग। वाराणसी में सपा जनों ने सपा पत्रक, बोले बीजेपी है नाकाम। जी हां दोस्तों, सपा प्रमुख अखिलेश यादव को सुरक्षा बढ़ाने की मांग को लेकर गुरुवार को सपा जनों ने राष्ट्रपति को संबोधित ज्ञापन सौंपकर उनकी सुरक्षा बढ़ाई जाने की मांग की है। सपा एमएलसी आशुतोष सिन्हा के नेतृत्व में सपा जन शास्त्री घाट पहुंचकर जोरदार प्रदर्शन भी किए। विरोध दर्ज करते हुए अपर जिला मजिस्ट्रेट आलोक वर्मा को पत्रक सौंपा।
आशुतोष सिन्हा ने कहा कि देश की तीसरी सबसे बड़ी पार्टी व समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष और कन्नौज के सांसद अखिलेश यादव को देश प्रदेश में रोजाना दौरा रहता है। सुरक्षा के दृष्टिकोण से जो सुरक्षा केंद्र सरकार को उपलब्ध कराना चाहिए उसमें कटौती की जा रही है। उन्होंने कहा कि यूपी में जंगल राज कायम है, यूपी में कानून व्यवस्था पूर्ण रूप से ध्वस्त हो चुकी है। हाल ही में ही आगरा में दलित नेता एवं राज्यसभा सांसद के घर पर हमला होना इसका प्रमाण है। पुनः आगरा में हजारों लोगों ने यहां पर तलवारें व प्राणघातक हथियार लेकर खुलेआम प्रदर्शन कर सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष एवं यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव को गोली मारने की धमकी दी है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। बिहार चुनाव से पहले बड़ा सर्वे, तेजस्वी यादव सीएम पद के सबसे पसंदीदा उम्मीदवार, प्रशांत किशोर ने नीतीश को पछाड़ा। जी हाँ दोस्तों, बिहार में इस साल के अंत में होने वाले विधानसभा चुनाव को लेकर सियासी पारा लगातार चढ़ता जा रहा है। एक और जहां एनडीए गठबंधन मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के नेतृत्व में एक बार फिर सत्ता में वापसी का दावा कर रही है, तो वहीं महागठबंधन की ओर से तेजस्वी यादव परिवर्तन की उम्मीद जता रहे हैं। तेज होती राजनीतिक सरगर्मी के बीच एक नया सर्वे सामने आया है जो कई नेताओं के चेहरे पर मुस्कान ला सकता है तो कुछ के लिए चेतावनी भी साबित हो सकता है। सर्वे एजेंसी ने बिहार विधानसभा को लेकर सर्वे किया है और इस सर्वे में कहा गया है कि बिहार में मुख्यमंत्री पद के लिए सबसे पसंदीदा चेहरा तेजस्वी यादव बने हुए हैं। सर्वे में 36% लोगों ने तेजस्वी यादव को अपनी पहली पसंद बताया है। हालांकि यहां पर पिछले सर्वे में तेजस्वी को 41% लोगों ने सीएम पद के लिए पसंद किया था। पिछले सर्वे की तुलना में तेजस्वी की लोकप्रियता 5% कम हुई है और फिर भी सी वोटर का सर्वे कह रहा है कि तेजस्वी टॉप पर बने हुए हैं। और इस सर्वे का सबसे बड़ा सरप्राइज रहे जनसुराज अभियान के नेता प्रशांत किशोर, जिन्हें 17% लोगों ने मुख्यमंत्री पद के लिए सही उम्मीदवार बताया है। सर्वे की रिपोर्ट के मुताबिक प्रशांत किशोर नीतीश कुमार से आगे निकल गए हैं और बिहार के सिर्फ 15% लोग नीतीश कुमार को मुख्यमंत्री पद का सही उम्मीदवार मानते हैं। सर्वे रिपोर्ट बता रहा है कि मुख्यमंत्री पद के मौजूदा दावेदारों में उनकी लोकप्रियता में गिरावट आ गई है। तो दोस्तों, यहाँ पर बड़ा झटका यहाँ पर बीजेपी और जेडीयू दोनों को ही बिहार चुनाव में लग सकता है। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। ममता बनर्जी का गृह मंत्रालय पर बड़ा आरोप, विदेशों से बंगाल में प्रवेश करने वाले लोगों को नहीं साझा किया जा रहा ब्यौरा। जी हाँ दोस्तों, पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने गुरुवार को दावा किया कि गृह मंत्रालय ने विदेशों से राज्य में प्रवेश करने वाले व्यक्तियों का विवरण साझा नहीं किया है। उन्होंने सीमा से 50 किलोमीटर तक अपने अधिकार क्षेत्र का विस्तार करने के बाद बीएसएफ से अधिक जवाबदेही की भी मांग की। मुर्शिदाबाद हिंसा पर बोलते हुए बनर्जी ने स्थिति पर चिंता जताते हुए राज्यपाल से दंगा प्रभावित जिले का दौरा न करने का आग्रह किया। सूती, जंगीपुर और शमशेरगंज जिलों में पिछले कुछ हफ्तों में व्यापक विरोध प्रदर्शन हुए हैं जो हिंसक हो गए हैं। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। राहुल गांधी ने लोको पायलट की समस्या को फिर उठाया, कहा हो रहा है अन्याय, उनकी आवाज़ उठाते रहेंगे। जी हाँ दोस्तों, लोकसभा में नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी ने गुरुवार को एक खबर का हवाला देते हुए दावा किया कि भारतीय रेलवे में कार्यरत लोको पायलट को शौच के लिए ब्रेक तक नहीं दिया जा रहा है, जो न सिर्फ उनके साथ अन्याय है बल्कि यात्रियों को सुरक्षा के साथ भी खिलवाड़ है। उन्होंने ये भी कहा कि ये न्याय की लड़ाई है और वो लोको पायलट के लिए आवाज़ उठाते रहेंगे। राहुल गांधी ने एक हिंदी दैनिक की खबर का हवाला देते हुए एक्स पर पोस्ट किया, पिछले साल जब मैं रेलवे के लोको पायलटों से मिला तो उनकी स्थिति जानकर गहरी चिंता हुई थी। 14-14 घंटे के शिफ्ट, लगातार रात की ड्यूटी, ना पर्याप्त आराम, ना खाने का ब्रेक और ना शौचालय की सुविधा। कांग्रेस के पूर्व अध्यक्ष ने पिछले साल जुलाई में दिल्ली में रेलवे के लोको पायलटों के एक समूह से मुलाकात कर उनकी समस्याओं को जाना था। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। सुप्रीम कोर्ट ने देश में सड़क सुरक्षा बोर्ड के कार्यों पर जताई नाराजगी, कहा केवल कागजों तक सीमित। जी हाँ दोस्तों, सुप्रीम कोर्ट ने देश भर में बढ़ते सड़क हादसों में घायलों को समय से इलाज और मुआवजा मिलने की घटती संख्या पर नाराजगी जताते हुए कहा कि राष्ट्रीय सड़क सुरक्षा बोर्ड केवल कागजों तक सीमित रह गया है। कोर्ट ने कहा कि अब तक इसके अध्यक्ष और सदस्यों की नियुक्ति भी नहीं हुई है और सरकार की उदासीनता को लेकर दूसरा मुद्दा ये भी है कि बोर्ड की सिफारिशों को लागू करने की प्रक्रिया क्या होगी, ये अब तक स्पष्ट नहीं है। कोर्ट की इस टिप्पणी पर सफाई देते हुए अतिरिक्त सॉलिसिटर जनरल ने कहा कि बोर्ड के इन पदों को भरने के लिए विज्ञापन 2019 में जारी किया गया था और नियुक्तियों को मंत्रिमंडलीय नियुक्ति समिति द्वारा अनुमोदित किया जाना था, लेकिन अब तक कोई उपयुक्त उम्मीदवार नहीं मिला। दोस्तों, आपको बता दें कि हिट एंड रन दुर्घटनाओं पर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए सरकारों के रवैये से नाराज सुप्रीम कोर्ट ने कहा कि यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है जिसे याचिकाकर्ताओं ने उठाया है। देश में विभिन्न कारणों से सड़क दुर्घटनाएं बढ़ रही हैं और सड़क दुर्घटना पीड़ितों को तुरंत सहायता नहीं मिल पाती है। ऐसे मामले भी हैं जहां पीड़ित घायल नहीं होते लेकिन वाहन में
फंस जाते हैं। आपको क्या कुछ लगता है दोस्तों, कमेंट में जरूर बताइए। वीडियो को लाइक नहीं किया तो लाइक जरूर कीजिएगा। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। कानून पर लग सकती है रोक, सुप्रीम कोर्ट कर रहा है विचार, केंद्र ने अदालत से मांगा समय। जी हाँ दोस्तों, आपको बता दें कि देश की शीर्ष अदालत ने वक्फ कानून के विरोध में दाखिल याचिकाओं की सुनवाई करते हुए अंतरिम रोक लगाने पर विचार किया, लेकिन केंद्र द्वारा समय मांगे जाने के बाद अंतिम समय में इसे टाल दिया गया। अब सुप्रीम कोर्ट में दोपहर 2 बजे फिर सुनवाई होगी और सभी पक्षों की दलीलें सुनने के बाद अंतरिम आदेश जारी करने पर विचार किया जाएगा। बता दें कि सॉलिसिटर जनरल तुषार मेहता ने अदालत से सुनवाई की मांग की थी। रुक करते हैं अगली ब्रेकिंग न्यूज़ की तरफ। मिशन गुजरात में राहुल गांधी का प्लान, कांग्रेस में फूंक देगा नई जान, नेताओं को दिया ये टास्क। जी हाँ दोस्तों, कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने मंगलवार रात अपनी पार्टी की गुजरात इकाई की समन्वय समिति की बैठक की अध्यक्षता की, जिसमें उन्होंने संगठन के भीतर नेताओं की पदोन्नति और चुनाव के लिए टिकट वितरण को लेकर मानदंड तय कर दिए। कांग्रेस की ओर से जारी प्रेस रिलीज में बताया गया कि सर्किट हाउस में हुई बैठक में पार्टी महासचिव के सी वेणुगोपाल और पार्टी की राज्य इकाई के प्रभारी मुकुल वासनिक के अलावा राज्य में कांग्रेस के सभी वरिष्ठ नेता शामिल हुए। राहुल गांधी ने राज्य के नेताओं के प्रदेश की समीक्षा की और उन्हें 2027 के विधानसभा चुनाव में भारतीय जनता पार्टी को हराने का जिम्मा सौंपा गया।